हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे हैं? चलिए, चैप्टर 39 प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है भाई। देखिए, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, और इसके बारे में हमारी बात चली रही थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि अब जो सिलेबस है वो आने लग गए हैं, है ना। तो आर्ट वालों का तो आ गया है, 11th 12th दोनों का ही, मतलब कि कितने परसेंट सिलेबस कम हुआ है, कितने कितने चैप्टर है ना। तो शायद एक दो दिन में साइंस का भी आ जाएगा। ठीक है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कौन सा चैप्टर हटा है, कौन सा नहीं हटा है ना। चलिए देखिए भाई, तो कल तक जो मैं आपको बात बताई थी वो ये बताई थी, मतलब 2 अवरोध हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है भाई, एक तो कर लिया था फिजिकल बैरियर जिसको हम शारीरिक अवरोध बोल रहे थे, है ना। और एक हमने कल किया था कौन सा, कंप्लीमेंट्री सिस्टम, जिसको हम पूरक तंत्र बोल रहे थे। ठीक है भाई, तो 2 अवरोध तो हमने देख लिए। अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो तीसरे अवरोध के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलेंगे वक्षकाण्विक अवरोध, है ना। वक्षकाण्विक अवरोध यानी कि सेलुलर फैगोसाइट बैरियर। सेलुलर फैगोसाइट बैरियर, वक्षकाणु को हमेशा क्या बोला जाता है, फैगोसाइट। और वक्षकाणु का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इंगल्फ करना, निगलना, यानी कि मारकर खाना, है ना। तो मैं आपको यहां सिंपली बताऊंगा, कोई अपनी थ्योरी से यहां ज्यादा मतलब नहीं है ना। देखिए, मतलब ये कहना चाहता है कि हमारे शरीर में इन्नेट इम्यूनिटी के लिए एक वक्षकाण्विक तंत्र या एक अवरोध भी पाया जाता है। वो अवरोध क्या है, मैं आपको सिंपल सा, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे पास 2 प्रकार की कोशिका हैं, एक न्यूट्रोफिल और एक मोनोसाइट है भाई। एक तो है न्यूट्रोफिल, एक है मोनोसाइट, है ना। ये दोनों कोशिकाएं क्या करती हैं, दोनों ही कोशिकाएं हमारे शरीर में जो जीवाणु वगैरह होते हैं उनको भक्षण करने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। कौन, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये 2 कोशिका हैं, तभी तो इसको हम सेलुलर नाम दे रहे हैं, कोशिकीय है ना। तो ये दोनों ही कोशिकाएं क्या करती हैं कि जो जीवाणु होता है हमारी बॉडी के अंदर उसका क्या कर जाती हैं, ये भक्षण कर जाती हैं। तो चूंकि यहां पर भक्षण करके जीवाणु को नष्ट किया जा रहा है, तो इस प्रकार के बैरियर को हम वक्षकाण्विक अवरोध बोल के चलते हैं। और ये जो सेल्स हैं वो हमें सिंस बर्थ ही प्राप्त होती हैं, जन्म से ही प्राप्त होती हैं। समझ मारी मेरी बात, है ना। तो क्या ये इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर नहीं आएगा, जन्मजात प्रतिरक्षा के अंदर नहीं आएगा? आएगा ना, बिल्कुल। ठीक है, तो ये तीसरा आपका अवरोध है। समझ रहे आप मेरी बात को? मतलब ये ज्यादा कोई टिपिकल और ज्यादा कोई लेंदी नहीं है, केवल आपको इनके कंसेप्ट समझना है, छोटा सा बस। जैसे वक्षकाण्विक अवरोध है तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि भाई न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जीवाणु को मारकर नष्ट करती हैं, अर्थात उनका भक्षण करती हैं। तो इस अवरोध को हम वक्षकाण्विक अवरोध बोलेंगे। अपनी तरफ से भी आप बना सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ। तो ये वक्षकाण्विक अवरोध के बारे में बात पता चली आपको। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 4 है शोथ या प्रदाय, है ना भाई, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। अब ये भी बहुत सिंपल है
इसका छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, देखिए समझते चलिए, आप सारी चीज समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होता क्या है कि भाई जो हमारी बक्षकाण्विक कोशिकाएं हैं न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, आप मुझे बताइए क्या ये ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होती क्या? हाँ, मतलब रक्त वाहिनी के अंदर होती है ना, है ना। तो देखिए क्या होता है कई बार, अच्छा सूत या प्रदाय का मैं आपको मतलब बता दूं, इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग, सूजन उत्पन्न होना। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन उत्पन्न होना, सूजन आप जानते हैं ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए, यदि कोई शरीर में चोट लग जाए, है ना, शरीर में कोई चोट लग जाए या उस स्थान के ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाएं, मान लीजिए यहां पे कोई चोट लगी तो यहां के जो ऊतक थे वो नष्ट हुए, क्षतिग्रस्त हुए। ऊतक जैसे ही क्षतिग्रस्त होते हैं, ऊतक जैसे ही क्षतिग्रस्त होते हैं तो क्या होता है, हमारी कोशिका होती है एक मास्ट कोशिका, एक कोशिका है जिसको मास्ट कोशिका बोलते हैं, और एक होती है बेसोफिल कोशिका। ये मास्ट कोशिका और बेसोफिल कोशिका क्या करती हैं कि उस स्थान पर, मतलब चोट वाले स्थान पर एक लाल रंग का उभार उत्पन्न करती हैं, मतलब सूजना, अंदर अंदर सूजना, है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इस सूजन आने से क्या होता है, जब उसमें सूजन उत्पन्न होती है तो उस स्थान की जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनी जो होती है, वो थोड़ी पतली हो जाती है, और पतली होने से क्या है, वो ज़्यादा पारगम्य बन जाती है। और पारगम्य यदि हमारी ब्लड वेसल्स बन गई तो उसके अंदर से जो बक्षकाण्विक कोशिका हैं न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, वो आसानी से जल्दी बाहर निकलेंगी और उन जीवाणु को मारने का काम करेंगी। तो ऐसी सभी प्रतिक्रियाओं को हम शोथ या प्रदाय प्रक्रिया बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में? देखो एक बार ध्यान से देखिए, देखो होता क्या है, मान लीजिए ये आपका हाथ है, हैंड्स, है ना, यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स है, और ये जो ब्लड वेसल्स है वो नॉर्मल है। इसके ये आपको पता है ना, ब्लड वेसल्स जो धमनी है वो थोड़ी मोटी होती है ना। तो जो हमारी न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है ना, इससे आसानी से नहीं निकल पाएंगी, है ना। अभी जो है प्लाज्मा की मोनोसाइट न्यूट्रोफिल ही अपना काम कर रही है क्योंकि वो थोड़ी बाहर होती हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स के अंदर जो न्यूट्रोफिल मोनोसाइट हैं वो यहाँ से पास आउट नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इसकी भित्ति मोटी है ना, और एक प्रकार से अपारगम्य की तरह है ये भी। तो होगा क्या, मान लीजिए इस स्थान पर ये कोशिका है, मांस है यहाँ पर, है ना, ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई चोट लग गई, है ना, तो यहाँ के ऊतक क्षतिग्रस्त होंगे, नष्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक उभार उत्पन्न हो जाएगा, लाल रंग की सूजन आ जाएगी। मतलब इस सूजन आने से क्या है, जैसे ही इसमें स्वेलिंग होगी तो हमारी ब्लड वेसल्स भी स्वेल होगी, है ना, थोड़ी सूजेगी। तो इसके स्वेल होने से क्या होता है भाई, कि इसकी जो भित्ति है वो पारगम्य हो जाती है, किसकी, ब्लड वेसल्स की। और जैसे ही इसकी भित्ति पारगम्य हो जाती है, इसके अंदर से क्या है, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट आसानी से बाहर निकलकर यहाँ पर आए हुए जीवाणु को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी क्या है, उस स्थान पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर चोट लगी हुई होती है ना। समझ रहे हैं? तो हमारी बॉडी के जो बैक्टीरिया, वायरस हैं, जो भी है, वो एक साथ यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे सूजन वाले स्थान पर, है ना। और उसी स्थान पर हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो अधिक परमेबियल हो जाएगी, और ये बाहर निकलकर इनको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शोथ या प्रदाय प्रक्रिया। तो ये भी हमें जन्म से ही प्राप्त है, तो इसलिए इसको भी हमने इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत रखा है। ठीक है भाई? तो इस प्रकार आपके फिजिकल मतलब ये जो चारों जो अवरोध हैं वो कंप्लीट है। इन्नेट
इम्यूनिटी के। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी हम पढ़ रहे थे सामान्य या जन्मजात प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा, है ना। इसको हम जनरल इम्यूनिटी भी बोल के चलते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी को। क्यों? देखो, हमारे पास दो प्रकार की इम्यूनिटी है, एक तो है नेचुरल और एक है एक्वायर्ड, है ना, उपार्जित जिसको बोलते हैं। उपार्जित जो है वो स्पेशल है, विशिष्ट है, और ये कैसी है? जनरल। अब एक बात मैं आपको बताऊं, डॉक्टर्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक को तो हम बोलते हैं कि भाई ये तो फिजिशियन है। फिजिशियन का क्या मतलब होता है? वो जनरल नॉर्मल हर बीमारी को देख लेता है ना। और स्पेशलिस्ट किसको बोलते हैं? जो स्पेशल किसी एक ऑर्गन्स का हो, किसी एक सिस्टम का हो, उसी को बोलते हैं ना। जैसे न्यूरोलॉजी का है, कार्डियोलॉजी का है, ऐसे देखते हैं ना, है ना। तो उसी प्रकार, तो यहां पे इनका क्या मतलब है? देखो, एक बात मुझे बताओ, क्या आपकी जो नेचुरल है वो किसी एक विशिष्ट बैक्टीरिया के लिए ये है क्या? नहीं। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी बीमारियों को रोकने का काम करेगी। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई विशिष्ट डिजीज, जैसे टाइफाइड है तो उसका रोग कारक साल्मोनेला टाइफी है, तो केवल वो उसी को रोकने का काम करेगी। तो वो स्पेशल बात हो गई ना कि भाई स्पेशल इसके लिए, है ना। तो इसलिए उसको तो बोलते हैं हम स्पेशल इम्यूनिटी यानी कि विशिष्ट, और इसको बोलते हैं जनरल इम्यूनिटी। किसको? नेचुरल को। तो आज ये आपकी नेचुरल कंप्लीट है। इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, 4 अवरोध, है ना। फिजिकल बैरियर, सबसे पहला था शारीरिक अवरोध, जिसमें हमने पढ़ा 3 चीजें। स्किन में एपिडर्मिस और डर्मिस जो रोकती हैं। सेकंड हमने पढ़ा म्यूकस मेम्ब्रेन। हमें पता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो एक श्लेष्मी परत होती है जिसमें वो फंस जाते हैं और उनका नवीनीकरण होता रहता है ना। तीसरा हमने पढ़ा था फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें हमने कुछ लिक्विड के बारे में बात की थी, कुछ सीक्रेशन के बारे में, है ना। जैसे हमारे लार है, आंसू है, पसीना है, HCl है, इनमें डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स, रसायन और एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो उनको मारने का काम करते हैं। तो वो तो फिजिकल बैरियर के अंतर्गत रखे। उसके बाद हमने कंप्लीमेंट सिस्टम देखा। कंप्लीमेंट सिस्टम में केवल आपको इतना याद रखना है कि 30 प्रोटीनों का ऐसा समूह, 30 प्रोटीनों का ऐसा समूह जो हमारी बक्षकाण्विक कोशिकाओं की एक्टिविटी को इन्हांस करे, बढ़ावा दे केवल, उसे हम कंप्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं। एक सिंपल सी बात है उसके बारे में कि प्रोटीन्स का ऐसा समूह जो हमारी बक्षकाण्विक कोशिकाओं को कार्य करने में सहायता प्रदान करे, केवल वो हमारे पास कंप्लीमेंट सिस्टम है केवल। ठीक है। फिर हमने बक्षकाण्विक अवरोध देखा, तो यहां तो जनरल सी बात हमारी 2 न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट की जाएगी। उसके बाद हमने शोथ प्रदाय देखा, तो इसमें आप ऐसे याद रखना कि भाई यदि हमारे किसी भी भाग में चोट लग जाए तो वहां पे जो सूजन उत्पन्न होती है, उस सूजन उत्पन्न होने से क्या होगा कि उस स्थान की जो ब्लड वेसल्स हैं वो पारगम्य हो जाती हैं, जिससे उसके अंदर से न्यूट्रोफिल मोनोसाइट आसानी से बाहर निकलकर जीवाणु को मारने का काम करेंगे, है ना। तो इस प्रकार ये 4 बैरियर है भाई, याद रह जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो सेकंड है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल के चलते हैं भाई। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा। तो बातों से या टॉपिक से ही लग रहा है
कि ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है ना, या जिसको हम अर्जित कर रहे हैं बाहर के वातावरण से, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये जो इम्यूनिटी है वो कैसी है, एक स्पेशल इम्यूनिटी है, एक विशिष्ट इम्यूनिटी है। मेरी बात समझ में आ रही है? उपार्जित प्रतिरक्षा आप किसको बोलेंगे? ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म के बाद से प्राप्त हो, या वह प्रतिरक्षा जिसे कोई व्यक्ति वातावरण से अर्जित करे, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे जब आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो आपको 2 लाइन एक पढ़ने को मिलेंगी। 2 इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको बता देता हूं। प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया और एक है द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। जैसे ही आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे ना, तो इसकी एक विशेषता होती है उपार्जित प्रतिरक्षा की, कि इसमें ये 2 घटनाएं घटित होती हैं, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, है ना। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि स्मृति रखना, मैंने कहा था ना कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो स्मृति रखता है कि कौन बैक्टीरिया हमारे कौन आया था, इसने हमको बीमार किया, तो उसकी याददाश्त रखता है। तो स्मृति रखने का जो गुण होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास होता है, उसके पास नहीं होता, जनरल के पास। ठीक है, अब ये 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं करेगा। देखो मैं आपको जनरल तरीके से बता रहा हूं, बहुत नॉर्मल, ध्यान से समझना। प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया क्या होती है, सुनिए। सबसे पहले कोई जीवाणु, बात को जरा ध्यान से समझो, कोई भी जीवाणु, है ना, यदि हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम प्रवेश करता है ना, फर्स्ट टाइम एंट्री, कोई भी जीवाणु है, उसने हमारे शरीर में, मान लीजिए एक जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी, तो टाइफी जीवाणु ने हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम प्रवेश किया तो होगा क्या, फर्स्ट टाइम प्रवेश होने से हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। बना ली एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडी बनाएगा। केवल एंटीबॉडी बनाएगा बस, लेकिन इस पर कोई क्रिया नहीं करेगा, जीवाणु पर मारेगा नहीं उसे। और जब इसमें एंटीबॉडी बनती है ना, तो यहां पर मेमोरी सेल भी फॉर्म होती हैं। एंटीबॉडी जब बनते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसी समय मेमोरी सेल भी बनती हैं, और यही मेमोरी सेल इस बैक्टीरिया को देखती है और इसकी फिर याददाश्त रखती हैं। तो इस क्रिया को, प्राथमिक क्रिया को प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया क्या हुई कि यही जीवाणु, मैं लिख देता हूं, सेम जीवाणु सेकंड टाइम एंट्री करता है, सेम जीवाणु सेकंड टाइम एंट्री करता है, तो हमारी मेमोरी सेल जो हैं वो इसको पहचान कर, जो मेमोरी सेल जो यहां पे बनी थी प्राथमिक क्रिया में, वो इस जीवाणु को पहचानेंगी और फिर क्या बनाएंगी, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनाएंगी, और एंटीबॉडी इसको क्या करेगा, फिर मारने का काम करेगा। तो इसे बोलते हैं हम द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। देखो एक बहुत सिंपल है, देखो मुझे तो ना बहुत सिंपल लग रहे हैं। एक बात देखिए आप, स्मृति रखने का गुण हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास होता है ना। तो मान लीजिए मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, है ना, तो हुआ क्या, जीवन में पहली बार आज
साल्मोनेला टाइफी ने मेरी बॉडी के अंदर प्रवेश किया। ठीक है भाई, एक जीवाणु ने फर्स्ट टाइम मेरी बॉडी के अंदर प्रवेश किया, इससे पहले उसने कभी भी प्रवेश नहीं किया। ठीक है, अच्छा, तो पहली बार जब टाइफी जीवाणु मेरी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा तो मेरा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो क्या करेगा, उसको देखेगा केवल और उसको पहचानेगा, यार ये तो बाहर का कोई सेल है ना, बाहर का कोई सेल है। और जो पहचानने का कार्यक्रम होता है ना, वो एंटीजन से पहचान होती है ना। एंटीजन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उससे इनकी पहचान की जाती है। तो एंटीबॉडी बनेंगी और वहीं पर बनेंगी मेमोरी सेल, स्मृति कोशिकाएं। तो वो जो मेमोरी सेल है वो इस जीवाणु को पहली बार देखेंगी और फिर उनकी क्या है, वो पहचान रखेंगी। तो इसको तो बोलेंगे प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ठीक है, अब कोई बात नहीं, सारा काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि सेकंड टाइम वही टाइफी जीवाणु, अब पता हुआ क्या कि मेरे अंदर ऐसी मेमोरी सेल और एंटीबॉडी बन गए जो उस जीवाणु के खिलाफ थे, है ना। अब मान लीजिए महीने 20 दिन बाद वही टाइफी जीवाणु ने दूसरी बार मेरी बॉडी के अंदर प्रवेश किया, तो जैसे ही वो प्रवेश करेगा तो जो मेमोरी सेल है उसके एंटीजन को तुरंत देखकर पता लगा देंगे कि ये तो वही बैक्टीरिया है जो पिछली बार आया था और ये हमारे लिए घातक है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो तुरंत जो एंटीबॉडी बनी हुई थी ऑलरेडी, वो उसके पास जाकर उसको क्या कर देंगी, नष्ट कर देंगी। तो उसे हम बोलेंगे क्या, द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो ये जो दो अनुक्रियाएं हो रही हैं, प्राथमिक प्रतिरक्षा और द्वितीयक प्रतिरक्षा, ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक स्पेशल गुण है ना, एक विशिष्ट गुण है इसका। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो ये आप समझ गए प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया क्या है और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया क्या है। सिंपल सी बात है, प्राथमिक में मतलब पहली बार कोई जीवाणु प्रवेश करे तो हमारी मेमोरी सेल उसको याद रखती है केवल, दूसरी बार अगर वो करेगा तो वो उसको मारने का काम करेंगी। बस सिंपल सी बात है। समझ में आई कि बात नहीं आई? याद रख लेंगे इसको, है ना। ये कौन सी इम्यूनिटी चल रही है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या है उपार्जित प्रतिरक्षा? ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो, उसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा बोलते हैं, है ना। या कोई भी व्यक्ति यदि बाहर के वातावरण से प्राप्त करे, उसे हम एक्वायर्ड बोलते हैं। इसमें दो प्रकार की अनुक्रियाएं, प्राथमिक प्रतिरक्षा और द्वितीयक प्रतिरक्षा। तो ये भी आप भली भांति समझ गए होंगे, है ना। चलिए, तो अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इससे अगला जो टॉपिक है उसमें हम इसके टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप। किसके? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। अब जो टाइप वाला टॉपिक है, टाइप वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत अच्छा समझाने लायक है और उसमें थोड़ा लगेगा टाइम, है ना। लगभग 25-30 मिनट का अकेला टॉपिक है भाई वो, है ना। तो इसलिए आज हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, समझ रहे। तो उसके बारे में जो हम बात करेंगे वो कल करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आज आप इसको पढ़ लेना भाई, है ना, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर है ना, ये इम्पोर्टेंट है ना। अभी मैंने ना उन चैप्टरों को छोड़ रखा है जिनके चांस हैं हटने के। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो ये जो चैप्टर है ये हट भी यदि जाए ना तो भी आपको नुकसान होगा, तो आपको नुकसान होगा, समझ रहे। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हमारे हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। और आपने 11th क्लास में भी इम्यूनिटी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, है ना, तो ये जरूरी है। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं हटना चाहिए ये, क्योंकि वैसे उन्हें क्या क्राइटेरिया है अभी तो नहीं पता चल रहा, है ना। क्योंकि आपके सिलेबस में ना बहुत ही कुछ ऐसे बोकस चैप्टर हैं जिनका कहीं कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में
उनका मतलब नहीं है, ज़्यादातर मतलब है ना। तो शायद वो उन्हीं चैप्टरों को हटाने के देखेंगे। अब देखते हैं, शायद 30-40% जो भी कर रहे हैं, तो भाई बहुत सारे चैप्टर वहाँ से रिमूव होंगे ना। तो आपके लिए तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारा जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट ही है, हट जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। हमारी जो मेहनत थी वो तो हो ही गई, आपकी जो थी वो हो गई, है ना। और अब तो क्या है, फ़ायदे वाली ही बात है, यदि सिलेबस कम हो जाता है तो आपको पढ़ने में ज़्यादा कोई कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, टाइम नहीं लगेगा, है ना। और उनका फिर क्या है, तुरंत रिवीजन हम स्टार्ट कर देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, तो भाई आज इस टॉपिक को आप पढ़ना, बाकी बातें जो करेंगे वो कल करेंगे, ठीक है। और कल जो हमारा ये चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके।